जी साहब, यहाँ रात भी बहुत जल्दी होती है, खजांची बाबू ने कहा और साथ ही उन्होंने खानसामे को इशारा कर दिया। साहब की चाय। मेम साहब भी उठ गई होंगी, डिप्टी नकुल ने खानसामा से कहा। नहीं, वह अभी सो रही हैं, 10 मिनट बाद, प्रशांत ने कहा। फिर वह बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर लान की तरफ बढ़ गया। डिप्टी नकुल भी अपनी चाय लिए प्रशांत के साथ हो लिया। यहाँ के हालात क्या हैं? प्रशांत ने पूछा। मुझे कुछ अंदाज तो दो नकुल। नकुल सब कुछ बताने लगा। मज़दूरों की कमी, सीमेंट सप्लाई की कमी, मज़दूरों के लिए आवास की समस्या, राशन का सवाल, फंड्स की कमी, निश्चित अवधि तक बांध तैयार करने की मजबूरी। दोनों एकदम इन बातों में डूब गए थे। हालांकि बातों में कोई तनाव या चिंता नहीं थी, सब कुछ रूटीन की तरह ही था। टहलते टहलते और बातों में मशगूल वे दोनों काफ़ी आगे की तरफ निकल गए थे कि बरामदे में खानसामा से बात करती समीरा की आवाज़ से उनकी बातों का सिलसिला टूट गया। वे लौट पड़े। यहाँ अखबार नहीं आता? समीरा खानसामा से पूछ रही थी। जी नहीं मेम साहब, खानसामा ने कहा। तो खजांची बाबू ने जड़ दिया। एक अखबार निकलता है मेम साहब, दोपहर में। दोपहर में? यहाँ से? समीरा चौंकी। जी। और खजांची बाबू ने नीचे दूर की झोपड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। वह नीचे मज़दूरों की बस्ती देख रही हैं पठार पर, वो झोपड़ियाँ? हाँ, वहीं एक औरत रहती है, मनका। वह दोपहर को जब अपने आदमी के लिए खाना लेकर निकलती है तो मज़दूरों की बस्ती की सारी खबरें सबको पहुंचाती हुई जाती है। आप बड़े मज़ेदार आदमी हैं, कहते हुए समीरा खजांची बाबू की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। नकुल समीरा को देखता रह गया। प्रशांत ने नकुल से हो रही बातों का सिरा पकड़ते हुए कहा। नकुल, मेरे ख्याल से तुम आज ही हेड ऑफिस चले जाओ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में कंट्रोलर से बात करके सप्लाई का इंतज़ाम करवा लो। रेत तो हम यहीं क्रश करवा कर तैयार कर लेंगे। क्रशर्स तो ठीक हैं ना? नकुल ने सिर हिलाकर कहा। जी हाँ, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर साइट पर पहुंचता हूं। बरामदे में पहुंचकर चाय के खाली कप प्लेट प्रशांत ने खानसामा को थमा दिए और तेज़ी से भीतर कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर बाद नकुल जीप लेकर आ गया। वह बम्बई जाने के लिए तैयार होकर आया था। उसकी फुर्ती को देखकर प्रशांत को हैरानी हो रही थी। आते ही वह बोला, सर मैं जा रहा हूँ। वैसे आपका बंगला भी तैयार हो गया है, चाहें तो आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने बेलदार को बोल दिया है। प्रशांत को और भी हैरानी हुई, यह आदमी किस मिट्टी का बना है, पर नकुल ने सोचने का मौका नहीं दिया। वह समीरा से पूछ रहा था, आपके लिए शहर से कुछ लाना है? जी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, समीरा ने बड़े बेमन से कहा, पर साथ ही उसने थैंक यू भी जोड़ दिया। नकुल की नज़र समीरा को कुछ अजीब सी लगती थी। जाने उन आँखों में क्या था कि उसे देखते ही वह अस्त व्यस्त सी हो जाती थी। नकुल चला गया। उसकी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो समीरा ने प्रशांत से कहा, तुम्हारा यह डिप्टी कुछ अजीब ही है। क्यों? तेज है, फुर्तीला है, मेहनती है, ज़हीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनपढ़ आदिवासियों के बीच से निकलकर उसने इतनी तालीम और यह ओहदा हासिल किया है। जो भी हो, समीरा ने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब जंगलीपन है। प्रशांत शरारत से मुस्करा दिया। धीरे से चुटकी लेता हुआ बोला, याद है पहली रात तुमने क्या कहा था? तुम्हारा यह जंगलीपन मुझे अच्छा लगता है। वह और बात थी कहकर शर्माती हुई समीरा चलते चलते चुटकी काट गई। प्रशांत खिलखिलाता हंसता खड़ा रह गया। उसी शरारत भरे लहजे में बोला, अब तो पालतू हो गया हूँ। पालतू? और तुम? समीरा ने शौखी से कहा तो प्रशांत ने लपक कर उसे पकड़ना चाहा, पर समीरा ने बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रशांत साइट पर गया तो समीरा को भी साथ लेता गया।
पहले उसे प्रोजेक्ट के 3 हिस्सों के बारे में बताते हुए उसने समझाया कि कैसे एक एक करके तीनों हिस्से पूरे होंगे। फिर वह उस बांध से सारे प्रदेश को होने वाले फ़ायदों के बारे में बताने लगा कि कैसे सर्विस कैनाल्स निकाली जाएंगी और सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में उनसे कितना फ़ायदा होगा। समीरा साथ चली तो आई, लेकिन गर्मी, धूल और शोर के कारण वह बदहवास थी। प्रशांत जब किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में समीरा को बताने लगता तो सुनती भी जाती और मुस्कुराकर आश्चर्य भी प्रकट करती जाती, पर उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था। बांध के खंभों की भराई चल रही थी, बालू के लिए पत्थर के टुकड़ों को पीसा जा रहा था। दूसरी ओर क्वेरी में ब्लास्टिंग चल रहा था। प्रशांत अपने काम में व्यस्त हो गया तो समीरा को बोरियत होने लगी थी, पर थोड़ी देर बाद बेलदार ने आकर उसे बोरियत से उबार लिया था। प्रशांत ने बेलदार से कहा कि जितनी जल्दी हो सके उनका सामान इंस्पेक्शन बंगले से उठाकर उनके अपने नए बंगले में पहुंचा दिया जाए। बेलदार चला गया तो समीरा को जैसे वहां से निकलने का बहाना मिल गया। एकदम बोली, मैं नया बंगला देख लूं, रात को खाना नए बंगले में खाएंगे, ठीक? प्रशांत उसकी उत्सुकता को समझ गया। हंसते हुए बोला, बंगला ही तो है, कोई अजायब घर तो नहीं है। साथ ही उसने एक अधेड़ से ओवरसियर को आवाज़ दे दी। जीप तैयार थी। प्रशांत बोला, ज़रा मेम साहब को नए बंगले में पहुंचा दीजिए। जी सर, मैं उधर ही जा रहा था। समीरा जीप में सवार हो गई। जीप चलने लगी तो प्रशांत से बोली, ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। जीप ऊपर पहाड़ी की ओर चल दी। शाम को प्रशांत साइट से लौटा तो नया बंगला जंगली फूलों से सजा हुआ था। समीरा ने भी फूलों से ही श्रृंगार किया था। प्रशांत उसे देखता ही रह गया। अरे वाह, इतनी सुंदरता, कहाँ से आए ये फूल? साइट से लौटी तो रास्ते में रुक गई। उधर जो नाला है ना, उसके किनारे किनारे चलना कभी, पूरी फूलों की घाटी है, समीरा ने कहा। तभी खजांची बाबू की खांसी सुनाई पड़ी और फाइल लिए खड़े थे। बोले, वर्क ऑर्डर पास कर दें सर, तो पेमेंट कर दिया जाए। प्रशांत ने सरसरी तौर पर देखा और दस्तखत कर दिए। खजांची बाबू समीरा की ओर घूमे और बोले, बंगला कैसा है मेम साहब? फिर जरा सा भीतर झांक आए और कहने लगे, अरे आपने तो फूलों से सजाया है, यहाँ तो फूल ही फूल बिखरे हुए हैं सब तरफ। समीरा बोली तो खजांची बाबू ने अपनी टार्च घुमाते हुए कहा, एक बात है मेम साहब, जंगली फूल खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, पर बड़ी जल्दी कुम्हला जाते हैं। इन्हें काट कर सजाना बेकार होता है। यहाँ कंपाउंड में झाड़ ही लगवा दीजिए, अगली बरसात तक फूल खिलने लगेंगे। माकूल बात, प्रशांत ने कहा। और फिर साहब को इसी साइट पर कम से कम 7-8 साल रहना पड़ेगा। अब इस बंगले को परमानेंट घर समझ कर रहिए। आपके आ जाने से हमें भी यह सुनसान कॉलोनी भरी भरी लगने लगी। खजांची बाबू बोल रहे थे कि उनका कुत्ता भौंकता हुआ पास आ गया। यहाँ चोरी वोरी का डर तो नहीं है खजांची बाबू? समीरा ने पूछा। चोरी का तो नहीं, कत्ल का हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? घबराइए नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पूरे प्रोजेक्ट का कैश रखना पड़ता है, क्या पता कब कौन गर्दन दबाकर लूट ले जाए। आपने तो डरा दिया। डरने की कोई बात नहीं है, बंदूकधारी चौकीदार है, हमारा टामी है, मेरा क्वार्टर तो आपके बगल में ही है। अच्छा, नमस्ते। खजांची बाबू चले गए। समीरा कुछ सुस्त सी हो गई। प्रशांत ने ख्याल किया और बोला, तुम्हें किस चीज़ का डर है? हमारे पास ऐसा क्या है जिसे कोई चुराने आएगा? पूरा घर छान मारेगा तो प्रोजेक्ट के नक्शों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। समीरा प्रकृतिस्थ हो गई। बोली, हाँ प्रशांत, जो कुछ हमारे पास है उसे कौन चुरा सकता है? और क्या, न तुम्हें कोई मुझसे चुरा सकता है, न मुझे तुमसे। कहकर प्रशांत ने समीरा को बहुत प्यार से देखा था। सन्नाटे भरी रात और चारों ओर बिखरे
जंगली फूलों की महक लहरा रही थी। दूसरे ही दिन सुबह नकुल की जीप बंगले में आकर रुकी तो कमरे, बरामदे और सीढ़ियों तक पर कुम्हलाए हुए जंगली फूल बिखरे थे। प्रशांत अलसाया हुआ था और समीरा भी बहुत थकी हुई लग रही थी। नकुल ने कंट्रोलर से प्राप्त हुए ऑर्डर प्रशांत के सामने पेश कर दिए। मज़दूरों के लिए टेम्पररी क्वार्टर बनाने का ऑर्डर भी वह पास करवा लाया था। खानसामा चाय दे गया। सरकारी काम के बारे में सब कुछ बताकर जब नकुल ने और चीज़ें निकालना शुरू की तो समीरा भी चाय पीने के लिए वहीं आ गई। नकुल की नज़र एक बार उसकी बाहों पर पड़ी तो साड़ी को उसने बाहों पर खींच लिया। नकुल एक थर्मस लाया था, कुछ बटन और डोरा भी, और कुछ वस्तुएं, 2-3 तरह का अचार, पापड़ के पैकेट और पुरानी पत्रिकाएं। ये किसके लिए हैं? समीरा ने पूछा तो नकुल ने कहा, मैंने देखा था आपके सामान में थर्मस नहीं था। साहब साइट पर जाएंगे तो इसमें उनके लिए आप काफ़ी भर कर दे सकती हैं। और यहाँ बटन नहीं मिलते, डोरा नहीं मिलता, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपके लिए पत्रिकाएं। नकुल ने सारा सामान समीरा के सामने रख दिया। कच्चा प्याज और नींबू का सलाद खाते खाते ऊब जाएंगी, इसलिए यह अचार और पापड़। तुम तो बड़े गृहस्थ आदमी हो नकुल, प्रशांत ने हैरानी से कहा। तो नकुल बोला, यहाँ दिक्कत होती है, मुझे पता है। नकुल चला गया तो समीरा का रुख दूसरा ही था। उसने कहीं भीतर अपमानित महसूस किया था। प्रशांत से बोली, बड़ा अजीब आदमी है, तुम्हारे सामने मुझे यह बताना चाहता है कि मुझे तुम्हारा क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। वहाँ बम्बई में 10 थर्मस बोतलें पड़ी हैं, 10,000 बटन पड़े हैं, पर यहाँ तो नहीं है ना। तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर ला सकती थी। यह आदमी जताना क्या चाहता है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। तुम नकुल को गलत समझ रही हो समी, वह सीधा आदमी है। समीरा को प्रशांत की बात भी पसंद नहीं आई। बोली, आदमी को आदमी नहीं, आदमी को औरत ज़्यादा पहचान सकती है। मेरे लिए पत्रिकाएं लाए हैं, इनकी लाई पत्रिकाएं मैं पढ़ूंगी। कहते हुए समीरा ने पत्रिकाओं का पुलिंदा उठाया और गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया। नकुल जीप लेकर बंगले के पिछवाड़े वाली सड़क से जा रहा था कि पत्रिकाओं का पुलिंदा खिड़की से बाहर आकर गिरा। धप आवाज़ ने उसे सतर्क कर दिया। उसने जीप रोकी, कुछ सोचा, जीप से उतरा और झाड़ियों में पड़े पुलिंदे को उठाकर उसने जीप में रख लिया। वह आहत था, उसकी समझ में करीब करीब सब आ गया था। अगर समझ में नहीं आया था तो सिर्फ यह कि पुलिंदा मेम साहब ने फेंका था या चीफ साहब ने। आहत मन से और भीतर ही भीतर उलझते हुए नकुल ने जीप स्टार्ट की और साइड की ओर चल दिया। वह भीतरी उलझन में इस कदर मुब्तिला था कि रास्ते में खजांची बाबू ने उसे आवाज़ दी तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि खजांची बाबू उसे आवाज़ दे रहे हैं, डिप्टी साहब। नकुल ने जीप रोकी, घूम कर देखा तो खजांची बाबू पीछे से चले आ रहे थे। पास आए तो बोले, साइट पर जा रहे हैं? हाँ आइए। खजांची बाबू का कुत्ता टामी पहले ही उछलकर जीप में सवार हो गया। फिर खजांची बाबू बैठे। क्या बात है डिप्टी साहब, आपने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी? खजांची बाबू बोले तो नकुल ने कह दिया, कुछ नहीं, यूँ ही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। नकुल ने कुछ जवाब नहीं दिया तो खजांची बाबू ने और नहीं कुरेदा। जीप पथरीले रास्ते से होकर नीचे साइड की ओर जाने लगी। बांध के बनने से उस घाटी के 12 गांव डूबने वाले थे। आदिवासियों ने गांव खाली करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, वे क्रुद्ध हो उठे थे। आदिवासियों की उग्रता और विरोध बढ़ता जा रहा था। जो मज़दूर काम पर आते थे वे भी आधे रह गए थे। नए मज़दूर इस इलाके में आने से डरते घबराते थे। लगातार सुनाई पड़ रहा था कि 12 गांवों के आदिवासी मरने मारने को तैयार हैं, पर अपने गांव, अपनी ज़मीनें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं।
प्रशांत ने कलेक्टर और तहसीलदार से पूछताछ की कि क्या पहले आदिवासियों से यह सब तय नहीं किया गया था? उनकी रजामंदी के बगैर इतनी बड़ी योजना शुरू ही कैसे हो सकती थी? कलेक्टर का कहना था कि आदिवासी पहले तैयार हो गए थे, पर जाने अब ऐसा क्या हो गया है कि वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। सब लोग परेशान से साइट ऑफिस में बैठे थे। प्रशांत कह रहा था, यह तो बड़ी भारी दिक्कत है। अगर आदिवासियों ने अब गांव खाली करने से इनकार कर दिया तो प्रोजेक्ट पर अब तक खर्च हुए करोड़ों रुपए बेकार हो जाएंगे। राजधानी और साइट के बीच प्रशांत के चक्कर शुरू हो गए। इस मसले को लेकर भाग दौड़ बहुत बढ़ गई थी। प्रशांत बहुत अशांत हो उठा था। खबरें यहाँ तक फैलने लगी थीं कि आदिवासी अपने हथियारों से लैस होकर बांध कॉलोनी पर धावा बोलने वाले हैं। सबके होश उड़ गए थे। प्रशांत उस रात बहुत बेचैन था। खजांची बाबू पहाड़ी के कगार पर टार्च लिए टॉमी के साथ निरंतर पहरा देते रहे। बेलदार और गैंग वालों को भी तैनात रखा गया था। प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी। समीरा ने उसके बाल सहलाते हुए उसके सिर को गोद में रख लिया था। फिर जैसे प्रशांत को सहारा देने के लिए उसने कहा, परेशान होने से होगा भी क्या प्रशांत, तुम कर भी क्या सकते हो? यह तो सरकार का काम है। तुम्हारा काम है डैम बनाना। सिविल प्रॉब्लम्स को सुलझाना तुम्हारा काम थोड़े ही है। प्रशांत तो पहले ही से उलझा हुआ था। समीरा की बिन मांगी राय से वह चिढ़ सा गया। सिर को गोद से हटाते हुए बोला, जिस बात को तुम समझती नहीं उसमें टांग मत अड़ाया करो। तुम्हें होता क्या जा रहा है प्रशांत? दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हो। प्रशांत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर अपनी परेशानी को वह समीरा पर क्यों थोप रहा है? उस बेचारी का क्या दोष है? बड़े संयत स्वर में बोला, आई एम सॉरी समी, मैं शायद ज़्यादा ही उलझ रहा हूँ। प्रशांत को ढीला देख समीरा ने कहा, एक बात तो बताओ। क्या? वो नकुल बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं बाहर गया है क्या? वो आदिवासियों को समझाने के लिए गांव-गांव भटक रहा है। भाषा की भी दिक्कत है। हमारी बात वे लोग समझते नहीं। नकुल उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा सकता है। शायद उसके समझाने से वे लोग मान जाएं और भड़काने से भड़क जाएं। एकाएक समीरा के इस वाक्य से प्रशांत बौखला सा गया। साथ ही समीरा ने जड़ दिया, तुम्हें क्या मालूम कि वह उन्हें समझा रहा है या भड़का रहा है? प्रशांत फिर झुंझला उठा, समी, तुम अपनी अक्ल अपने ही पास रखो तो बेहतर है। फिर वह एकाएक सकुचा सा गया। नर्म पड़ता हुआ बोला, मेरा मतलब है खामख्वाह किसी के इंटेंशंस पर शक करना कोई अच्छी बात नहीं है। नकुल समझदार और वेल मीनिंग आदमी है। वह खुद चाहता है कि आदिवासियों की ज़िंदगी में तब्दीली आए और वे ऊपर उठें, आगे बढ़ें। यह बांध उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है। नकुल इसमें विश्वास करता है। तुम्हें इतना विश्वास है? समीरा ने कहा तो प्रशांत ने बात का रुख मोड़ दिया। अरे अब छोड़ो भी, इस झंझट में अपनी रात क्यों ख़राब की जाए? और प्रशांत ने हौले से समीरा की कमर की ओर अपनी बाँह बढ़ा दी, पर समीरा कसमसा कर एक ओर सरक गई।